हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे कि कमर्शियल बैंक्स का स्ट्रक्चर क्या होता है एंड उनका मीनिंग क्या है। इंडिया में बेसिकली इंडिया में कमर्शियल बैंक क्या स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं एंड उनका क्या मीनिंग है, ये हम इसमें अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर मीनिंग देख लें तो मीनिंग हमने पहले भी डिस्कस किया है, इसको मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। कमर्शियल बैंक का मतलब होता है वो बैंक जो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करें, किससे? फ्रॉम पब्लिक, यानी कि पब्लिक के पास जो सरप्लस मनी है, जो उनकी जरूरतों को पूरा करने के बाद जो एक्स्ट्रा मनी बचता है वो बैंक में जाके डिपॉजिट कर देते हैं। और इसके ऊपर क्या क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें फायदा हो रहा है। अगर वो पैसा अपने घर पे रखेंगे तो वो घर पे पड़े पड़े अपने आप बढ़ेगा तो नहीं ना, पर जब वो उसे बैंक में डिपॉजिट कर देंगे तो उसके ऊपर उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? बोरोविंग रेट, यानी कि बैंक के लिए वो बोरोविंग रेट है। बैंक इनको डिपॉजिट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है। तो इससे क्या होता है, 1,000 रुपए का अमाउंट है वो हो सकता है 1,200 हो जाए, हो सकता है 2,000 हो जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहता है। तो उसको आइडियली रखने से अच्छा होता है कि हम उसे बैंक में रख दें, तो इससे वो मल्टीप्लाई हो जाता है। सेकंड फंक्शन क्या होता है कमर्शियल बैंक का? लोन्स एडवांस करना। यानी कि अब जो ये डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक के पास आ गए, वो इसका क्या करेगा? अब अगर उन्हें ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके ऊपर पे करना है तो बैंक की भी तो कोई अर्निंग होनी चाहिए ना, जहां से वो ये पेमेंट करेगा। तो बैंक क्या करता है, इन डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज अपने पास रखता है, बाकी का बचा हुआ परसेंटेज जो है वो लोन की फॉर्म में देता है। किसको? पब्लिक को, कंपनीज को, बिजनेसेस को, इंडस्ट्रीज को, किसी को भी जिसको भी लोन की जरूरत है। ये कौन लोग हैं? जिसके पास डेफिशिएंट फंड है, यानी कि फंड की कमी है। अब इन लोन्स के ऊपर जो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, यानी कि अगर 10,000 का लोन दिया तो उसके ऊपर 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। कितना हो जाएगा? 1,000 रुपए। तो ये क्या होगा? ये हाई होगा एज कंपेयर टू इसके ऊपर बोरोइंग रेट के रिगार्डिंग, यानी कि इसके ऊपर जो लोन दे रहा है, उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज लेंडिंग रेट, और ये ज्यादा होगा बोरोइंग रेट से। यानी कि अगर ये 6% है तो ये 10% होगा। और इसके बीच का जो डिफरेंस आया, यानी कि 10% में से अगर 6% माइनस कर दें तो बचा 4%। ये 4% क्या है? ये प्रॉफिट है कमर्शियल बैंक का, जिसको क्या बोलते हैं? स्प्रेड। यही मेजर सोर्स है कमर्शियल बैंक के अर्निंग का। सो मूविंग फॉरवर्ड, इंडिया में कमर्शियल बैंक का क्या स्ट्रक्चर है? इसके अंदर दो मेन कैटेगरीज आती हैं। एक आते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक और एक आते हैं नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। इनको हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि ये एग्जैक्टली होते क्या है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक के अंदर आते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स, यानी कि जिनको गवर्नमेंट ओन करती है। कितना? 50% से ज्यादा ओनरशिप यहाँ पे गवर्नमेंट की है। इसमें एसबीआई आता है, प्लस और बहुत सारे बैंक्स हैं जिनको नेशनलाइज किया गया था 1969 के टाइम पे। वो सब हमारे क्या होते हैं? नेशनलाइज, यानी कि जो पहले प्राइवेट थे बट इनको बाद में गवर्नमेंट ने ओन करके नेशनलाइज कर दिया। फिर आता है प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्या होते हैं? इसमें गवर्नमेंट की ओनरशिप नहीं होती, इन्हें प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स हैं या हाउसेज हैं वो ओन करते हैं। अब इसके अंदर ओल्ड आते हैं, न्यू आते हैं। ओल्ड यानी कि जो पहले से एग्जिस्ट करते थे, न्यू जो 1991 के बाद हम लोग को देखने के मिले, जब रिफॉर्म्स आए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, तो बहुत सारे बैंक्स नए क्रिएट हुए, ये वो बैंक्स हैं। फिर आता है प्राइवेट सेक्टर फॉरेन बैंक्स, यानी कि जो स्टैब्लिश फॉरेन में हुए बट उन्होंने अपनी कोई ब्रांच जो है वो यहाँ पे ओन की है, बट दे आर प्राइवेट, गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। फिर आते हैं रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स क्या होते हैं? इनको हम आरआरबी के नाम से जाते हैं, जिनका पर्पज होता है रूरल नीड्स को पूरा करना। जो वहां के रूरल के लोग हैं, एग्रीकल्चर का, लाइफ स्टॉक का, उनको अगर फाइनेंस की जरूरत है तो वो इजीली प्रोवाइड कराना, प्लस रूरल डेवलपमेंट करना, वो सारे प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करना जहां से क्या होगा? रूरल डेवलपमेंट होगा। सो अब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ये क्या होते हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे कंट्री में मैक्सिमम बैंक जो है वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ही है। यही सबसे बड़ी मेजर एंटिटी है हमारे यहाँ बैंकिंग सिस्टम में, जो सबसे ज्यादा कह सकते हैं एक्टिवली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को कैरी आउट करती हैं। तो हमारा जो आरबीआई एक्ट है 1934 का, इसी से आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था। इसमें एक सेकंड शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल। तो यानी कि जो ये सेकंड शेड्यूल है ये काइंड ऑफ अ लिस्ट है, जिसमें अगर हम अपने बैंक, जिसमें जो जो बैंक लिस्टेड है, जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, इस शेड्यूल में जिन जिन बैंक्स का नाम आता है उनको हम शेड्यूल बैंक कहते हैं। और इस शेड्यूल में जिन बैंक्स का नाम नहीं है वो क्या होते हैं? सारे नॉन शेड्यूल बैंक। अब अगर इस शेड्यूल में किसी बैंक को एंटर होना है तो ऑब्वियस सी बात है उनको कोई कंडीशंस को पूरा करना होगा।
कोई क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा, तो वो कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं जिनको फॉलो करके बैंक्स इस सेकंड शेड्यूल में एंटर हो सकते हैं। और जितने भी बैंक्स इस सेकंड शेड्यूल में होते हैं वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत उनको रेगुलेट किया जाता है। और रेगुलेट करता कौन है? आरबीआई ही करता है। तो वो क्राइटेरिया क्या है जिससे डिसाइड होता है कि कौन सा बैंक शेड्यूल बैंक में एंटर होगा या नहीं होगा? पहला क्राइटेरिया ये है कि उसकी जो पेड अप कैपिटल है और जो रिजर्व्स हैं वो कम से कम 5 लाख रुपए होने चाहिए मिनिमम। इससे कम का कोई बैंक सेकंड शेड्यूल में नहीं आ सकता। सेकंड कंडीशन ये है कि आरबीआई जो है वो सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि आरबीआई को पूरी तरीके से यकीन हो जाए कि ये जो बैंक है ये जो भी काम करेगा ये अपने डिपॉजिटर्स के फेवर में करेगा, यानी कि ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लेगा, ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लेगा जिनसे क्या हो डिपॉजिटर का इंटरेस्ट जो है वो हार्म हो, यानी कि वो पूरी कोशिश करेगा हमेशा डिपॉजिटर के फेवर में काम करने की। तो ये दो कंडीशन जब पूरी हो जाती हैं तो आरबीआई किसी भी बैंक को सेकंड शेड्यूल में डाल देता है। अब इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, एक्सेप्ट कुछ लोकल एरिया बैंक को छोड़ के और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को छोड़ के। अब जरा देख लेते हैं पेड अप कैपिटल क्या होता है। सो पेड अप कैपिटल बेसिकली वो अमाउंट होता है जो कंपनी रिसीव करती है फ्रॉम शेयर होल्डर्स, यानी कि कंपनी क्या करती है अपने शेयर्स को सेल करती है प्राइमरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट क्या होता है? जहां पे शेयर्स को फॉर द फर्स्ट टाइम इशू किया जाता है, और जब उन्हीं शेयर्स को आगे खरीदा और बेचा जाता है तो वो सेकेंडरी मार्केट हो जाता है। तो यानी कि कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम अपने शेयर को सेल करती है, तो उससे जो पैसा रिसीव करती है उसको हम पेड अप कैपिटल कहते हैं। तो यानी कि ये पेड अप कैपिटल मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 5 लाख। फिर उसके बाद आता है लोकल एरिया बैंक्स। हमने देखा था कि लोकल एरिया बैंक्स की बात की गई कि बहुत छोटे छोटे प्राइवेट बैंक्स होते हैं। प्राइवेट बैंक हो गया इसका मतलब क्या है? यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल नहीं है। जो छोटा जो वो क्या करते हैं छोटी मोटी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं और इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन लिमिटेड होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया या इवन ऑल ओवर स्टेट भी काम नहीं करते हैं। बहुत छोटे एरिया में ये बैंक जो है वो काम करते हैं, यानी कि इसमें देखा गया है कि ये 3 कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रिक्ट कि लगातार जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं 1, 2 एंड 3, इन्हीं 3 डिस्ट्रिक्ट में ये बैंक काम करेगा। इसको लोकल एरिया बैंक कहते हैं। हमने देखा है कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो कितने बड़े होते हैं, वो ऑल ओवर इंडिया उनकी ब्रांचेज एग्जिस्ट करती हैं, पर ये सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट तक एग्जिस्ट करता है और ये कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रिक्ट होती है, तभी वो एक लोकल एरिया बनाता है। सो इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे यहाँ पे इंडिया में जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनका क्या स्ट्रक्चर है, उनका मीनिंग क्या है, और स्पेसिफिकली हमने देखा कि जो सेकंड शेड्यूल है वो क्या है। सेकंड शेड्यूल किसके अंडर में आता है? बेसिकली आरबीआई एक्ट। और आरबीआई एक्ट कौन सा है? 1934, जिसके अंडर आरबीआई स्टैब्लिश हुआ। तो इसको लेकर रेगुलेट, अब ये जो बैंक्स है इनको रेगुलेट किससे किया जाता है? जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, उससे इसको रेगुलेट किया जाता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा एंटायर स्ट्रक्चर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।